Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a straight line. So motion in a straight line के अंदर में हम लोग आज बातें करने वाले हैं. तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी बातें हम लोग करेंगे. सबसे पहला जो हम लोग का आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका ट्रेजेक्टरी को लेकर के. ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना, इस ट्रेजेक्टरी वाले टॉपिक को हम लोगों को मोशन इन अ प्लेन में पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, बीच बीच में इस चैप्टर में भी कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बुक्स के अंदर में भी. तो इसके कारण कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, ये नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहीं पर कवर करते हुए चलते हैं. बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्टरी? तो ट्रेजेक्टरी इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल टेकन during the motion during its motion. जब ये चल रहा होता है कोई पार्टिकल तो उसकी जो मोशन होती है तो उसमें जो जिस पाथ से होकर के वो गुजरता है उसे बोला जाता है ट्रेजेक्टरी. उसे क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्टरी. अब हम लोगों का काम उस ट्रेजेक्टरी में क्या होता है कि हमारे पास में कई बार सवाल बनता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लेकर के या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए कि भैया वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, कैसा चल रहा है. तो ये चीजें होती हैं. अब यहां पर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि भैया जब कभी भी आपसे बात करी जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए, किसके लिए बात करी जाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए. तो आपको ध्यान रखना है कि भैया इसके अंदर में जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे आपके पास में एक्स, वाई एंड जेड. मेनली आपके यही तीन वेरिएबल होंगे. इसके अलावा नो अदर वेरिएबल, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं रहेगा. यहां पर दूसरे वेरिएबल से मेरा मीनिंग है टाइम का. यहां पर टाइम वाला वेरिएबल नहीं रहेगा क्योंकि टाइम भी आपका वेरी करता है तो वो यहां पर नहीं रहेगा. हाँ, हम लोग और कुछ कहना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं यहां पर कि तीसरे पॉइंट में कि भैया कांस्टेंट्स में प्रेजेंट, कांस्टेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं भैया कांस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो सर जी इस पे जो सवाल बनेगा वो क्या है? देखो इतना सा ही टॉपिक है, बस ये खत्म, बस और कुछ नहीं है. ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है? पाथ ऑफ द पार्टिकल टेकन ड्यूरिंग इट्स मोशन, जिसमें हम लोगों ने बात करनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बोला कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होंगे और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होगा. तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि यार y इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2x, तो ये क्या है? तो भैया ये आप सीधी सीधी जानते ही एक स्ट्रेट लाइन है. एक बात बताओ, ये बात आप जानते थे या नहीं जानते थे? सीखा हुआ है हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में. y इज इक्वल्स टू 2x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है? तो बिल्कुल ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है. लेकिन अब जब आपको सवाल आएगा तो सवाल कैसे आएगा? तो मैंने बोला देखो इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं. एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं. मैंने बोला एग्जांपल में कि भैया एक पार्टिकल चल रहा है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो समय के साथ में कुछ इस प्रकार से और y कोऑर्डिनेट जो है वो समय के साथ में कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है. अच्छा, कोई ऐसा ही सिंपल सा एग्जांपल दे, कोई जरूरी नहीं है, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं. तो यहां पर बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये सवाल हो गया. अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो भैया सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठाइए ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है. ट्रेजेक्टरी का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड तो हो लेकिन उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं हो. कोई वेरिएबल से मेरा मतलब है टाइम नहीं होना चाहिए. अब टाइम नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि यहां से आपको टाइम को क्या करना है? उड़ाना है. तो भैया टाइम को कैसे उड़ाया जा सकता है? अब देखो यहां से आपका लॉजिक काम करेगा. भैया आपका ब्रेन कितना काम करता है इस बात पर डिपेंड करेगा. जैसे मैंने लिखा यार x बराबर तो 2t लिख दिया और y बराबर लिख दिया 4t. अब मैंने देखा कि मैं काम कर पा रहा हूं. क्या काम कर पा रहा हूं? इन दोनों को यदि आपस में डिवाइड कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं? आपस में डिवाइड कर दूं तो t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर है. तो क्या हो जाएगा? ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल्स टू 2x. तो बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अब हो सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की जगह वो पूछे व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल. तो भैया पाथ क्या है? पाथ है आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन. पाथ है आपके पास में क्या? एक स्ट्रेट लाइन. खत्म. अच्छा सर इतना ही सही सवाल बनेगा क्या? हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बनवा दे. जैसे मैंने बोला कि भैया x बराबर दे दिया है 2t और y बराबर दे रखा है t स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 1. ऐसा इक्वेशन देखो कोई ऐसा नहीं है रटा रटाया मेरे पास आंसर. मेरे जो मन में आया वो डेटा लिख रहा हूं. आप जो मन में आया वो डेटा लीजिए. बस आपको क्या करना है कि इसको कैसे हटाएं, बस उस पर फोकस करना है.
तो भैया देखो मैंने यहां से क्या देखा, अब मुझे यहां से t हटाना है, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी वही सवाल है। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसको लिख सकता हूं t बराबर x/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। देखो ध्यान से सीख लीजिए इस टॉपिक को, आगे आने वाले शायद 3rd या 4th लेक्चर में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। हाउ टू रिमूव अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को कैसे हटाया जाता है। तो अब मैं यहां पर किस वेरिएबल को हटा रहा हूं, टी को हटा रहा हूं। आगे चल के भी आपको मोस्टली टी को ही हटाने वाले एग्जांपल में बताऊंगा। तो अब देखो ये हटा दिया, तो देयरफॉर आई कैन राइट y इज इक्वल्स टू टी की जगह आपने लिख दिया x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी की जगह आपने लिख दिया x/2 प्लस का 1। तो यहां पर आ गया y इज इक्वल्स टू x²/4 माइनस का x प्लस का 1। 4 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 4y बराबर x² माइनस का 4x प्लस का 4। अब ये आपके पास में एक इक्वेशन बन चुकी है। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यदि मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, चाहे इस वाली इक्वेशन को भी देखूं, तो ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। और यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, इसका मतलब ये है कि ये है आपके पास में एक पैराबोला। क्या है, पैराबोला, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। क्लियर है। तो 2 एग्जांपल से आपको समझ में आया। अब बोलो तमाम एग्जांपल बना लो, डेटा बदलूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जैसे कई लोग बोलोगे सर और एक और ले लो, मैंने बोला ठीक है यार मैं क्या करूंगा, x बराबर मैंने ले लिया 3t, y बराबर मैंने बोला 2t³ माइनस का t² प्लस का t, खत्म। लो बताओ क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, उठाओ y बराबर आप लिखोगे 2t की जगह रख दिया x/3 माइनस का x/3 का स्क्वायर, यहां पर क्यूब है और प्लस का यहां पर लिख दिया x/3। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, फटाफट सॉल्व करो तो आएगा कितना, y बराबर देखो ये आएगा x³ 3 3 9 3 27, तो 2x³ डिवाइडेड बाई 27 माइनस x²/9 प्लस का x/3। एलसीएम आएगा 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लिखोगे 27y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9 × 27 3x² प्लस का 3 27 9x। ये इक्वेशन हो गई ट्रेजेक्टरी। फिर से अगेन x में क्या है, लेकिन ये इस बार ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक से ऊपर है। जब ऐसा सवाल रहेगा तो आपको वो नहीं पूछेगा कि उसका पाथ क्या है, क्वाड्रेटिक तक रहेगी तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि उसका पाथ क्या है, पैराबोला है या नहीं है। तो पैराबोला ही होगा जब क्वाड्रेटिक आया, तो क्वाड्रेटिक नहीं आया मतलब वो आपसे पाथ का नेमिंग नहीं करवाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये पाथ कैसे जिगजैग टाइप के इक्वेशन से बनती हैं ये, तो वो नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर है, ओके। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सवाल। कैसे है सवाल, कुछ इस प्रकार से है कि x बराबर आपको दिया गया है tan sin 2t और y बराबर दिया है tan 1 माइनस का cos 2t। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को देख के आधे लोगों के तो पसीने वैसे ही छूट गए, ये कैसे करेंगे सर, ये तो साइन और कॉस में दिया है। मैंने बोला देखो डरते क्यों हो, डरना नहीं है, ये सवाल है, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकालनी है, सेम चीज चल रही है। तो मैंने इसको लिखा x बराबर tan sin 2t, बोलो इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इसको मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू tan माइनस का tan cos 2t, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको इधर उधर एडजस्ट करोगे तो ये आएगा y माइनस का tan बराबर tan cos 2t। अच्छा ये माइनस प्लस का जा रहा है, एक काम कर लो इसको प्लस कर लो, नहीं तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस तो माइनस। ओके, मैंने बोला ठीक है सर जी, इससे क्या हुआ, मैंने बोला ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब क्या करूं, तो भैया 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और ऐड करो। अब सर ये आपको कैसे पता लगा 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, ये पता कैसे लग रहा है, तो भैया ये आता है प्रैक्टिस से। इसके लिए आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस चाहिए और मैथ्स आना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। अच्छा सर जी मैथ्स तो हमें आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं जो लिमिटेड एग्जांपल्स बता रहा हूं वो सारे एग्जांपल्स में काम हो जाएगा। दिस इज अ, जब भी साइड कॉस वगैरह आए तब आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। आप यदि सोच रहे हो कि आपके मन में यदि सोच रहे हो कि सर tan थीटा आ गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वैसे ही भैया नहीं आएगा, आपको लिख के ले लीजिए, नहीं आएगा, नहीं पूछेगा। इट इज द मैक्सिमम लिमिट मेडिकल के बच्चों के लिए, यही बहुत हो जाएगा। चलो तो अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर से आएगा x का स्क्वायर प्लस का इसका करोगे तो इधर से आएगा y माइनस 10 का स्क्वायर, बराबर है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। इधर से इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा tan sin 2t का स्क्वायर और प्लस माइनस 10 cos 2t का स्क्वायर। क्या ये वाली बात समझ में आई यहां तक, बोलो फटाफट, माइनस 10 cos 2t का स्क्वायर समझ में आया, मैंने बोला सही है। तो
तो अब जरा देखिए, ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहां पर देखिए 100 कॉमन लिया जा सकता है, मतलब इसको लिखा जा सकता है 100 साइन स्क्वायर 2t, ध्यान देखिए, प्लस 100 माइनस का जब कभी भी आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर क्या है, माइनस को खा जाता है, मतलब इवन पावर रहेंगी तो माइनस गायब हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 100 कॉस स्क्वायर 2t। मैंने बोला सही बात है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 100 ले लिया कॉमन, ये छोड़ दिया साइन स्क्वायर 2t प्लस का कॉस स्क्वायर 2t। मैं पहले सवाल में t लेने वाला था, लेकिन मैंने बोला चलो एक ही बार में दोनों को खत्म करते हैं। तो अब क्या करें सर जी, अब आपको एक प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है, और वो प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब दोनों जगह यदि थीटा सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो हमारा ये ब्रैकेट बन रहा है इसका आंसर आएगा कितना, 1। यदि इसका आंसर 1 आएगा सो देयरफॉर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, जिसे मैं लिखूंगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर इसको ऐसे क्यों लिखा है, कुछ तो रीजन रहा होगा, तो मैं बोलूंगा यस डेफिनेटली। इसका रीजन ये है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और जिसका जो सेंटर है, इसका जो क्या है सेंटर है, वो है आपका 0,10, और इसकी जो रेडियस है वो है आपके पास में 10। सर आपको कैसे पता लगा, हमें तो आपने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। नहीं बताया है इसलिए मैं अभी बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा, तो भैया इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होती है वो होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स के टाइम पे भी आपको बताया हुआ है भैया। देखो यदि मैं पूरा सिर्फ मैथ्स पढ़ाने बैठूंगा तो मैथ्स बहुत लंबा है, पूरा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, तो उतना मैथ्स नहीं पढ़ाया जा सकता। तो छोटी छोटी चीजें जो जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर हम लोग खत्म करेंगे। तो यहां पर है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो इसको समझिए क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके अंदर में जो सेंटर लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए कॉमा बी, और जो रेडियस लिखी जाती है वो लिखी जाती है यहां पर आर। अब कई लोगों को इसमें समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे एग्जाम्पल करना जरूरी है, तो मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4। बताओ क्या हो रहा है यहां पर, फटाफट से देखो और बताओ। तो सेंटर लिखो, क्या लिखा जाएगा, तो सेंटर लिखा जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे 1,2। ये माइनस को कंसीडर नहीं करना है, माइनस को छोड़ के जो नंबर आ रहा है वो आएगा। और रेडियस बोलो कितनी लिखी जाएगी, रेडियस आएगी कितनी, ये 4 है, तो इसका रूट लीजिए, क्योंकि देखो ये आर स्क्वायर है तो रेडियस आर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2, सो दैट इज द रेडियस। सर समझ में तो आया, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं बना। मैंने बोला ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4। फटाफट बताओ। तो अब देखो इस इक्वेशन में क्या परेशानी हो रही है कि यहां पे प्लस साइन आ गया, जबकि हमने तो माइनस के लिए सीखा हुआ है। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, हम लोग इसे लिख सकते हैं कैसे, एक्स माइनस -3 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, लिख सकता, देखो कई लोग बोलोगे सर स्क्वायर तो माइनस को खा जाता है ना, भैया वो ऊपर माइनस है, क्या यहां माइनस है क्या अंदर में, बिल्कुल भी माइनस नहीं है। तो x माइनस -3 ब्रैकेट खोलेगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस अगला देखो क्या है, ये है y माइनस का 4 का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो फटाफट बताओ सेंटर कितना लिखा जाएगा, फटाफट सेंटर लिखा जाएगा कितना, -3,4, और रेडियस फटाफट बताओ कितना आएगा, 2। अच्छा अब पिछले वाले सवाल पे आ जाओ। तो पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था, देखो x के साथ में कुछ नहीं है क्या, नहीं है, तो मैंने पहला कोऑर्डिनेट लिखा है 0, y माइनस 10 है तो मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा है 10, यहां पर 100 था जिसका 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मतलब रेडियस लिखी है 10। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की यही सवाल बनते हैं। अब देखो इसमें जो है आपके पास में ये जो सवाल दिया है ना, इसमें वैरायटी कैसे बनाएगा, घुमा घुमा के जो इक्वेशन बनाएगा वो कैसे बनाएगा, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं थोड़ी सी जगह में। एक इक्वेशन लिखेगा x इज इक्वल्स टू साइन टी, और दूसरी लिख दी y इज इक्वल्स टू कॉस टी। डायरेक्ट है, ये सर्कल है, डायरेक्ट है, आंख बंद करके बता सकते हो कि ये क्या है, सर्कल।
मैंने बोला ऐसे नहीं लिखा, मैंने लिखा x बराबर 2 माइनस का 2 साइन टी और y बराबर मैंने लिख दिया 3 माइनस का 3 कॉस टी। तो सर ऐसी इक्वेशन क्यों देगा यार, वो ऐसी इक्वेशन क्यों देगा, वो नहीं देगा। दोनों जगह पे साइन टी और वाई के साइन टी और कॉस टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो सेम देगा, अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं होगा। मतलब यहां पर भी उसे 2 ही देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं सीधा आंसर बताऊं कितना आंसर आएगा, एक चुटकियों में बोलो। देखो इसका आंसर लिखा जाएगा x माइनस 2 बनेगा, बराबर है इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस 3 बनेगा इसका स्क्वायर, इक्वल्स टू इधर में क्या बन रहा है 2 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, खत्म। क्लियर है, चुटकियों में सवाल सॉल्व होता है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। बस यही है कि डरना नहीं है, यदि डर गए तो फिर कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, फिर कोई बचा नहीं सकता है। क्लियर हुआ यहां तक का कॉन्सेप्ट। तो ये ट्रेजेक्टरी वाला पार्ट था जो जरूरी था। हो सकता है कि मैं मोशन इन अ प्लेन कराते समय नहीं करा पाऊं या भूल जाऊं, तो इसके लिए मैंने बोला कि पहले इसको खत्म कर लेते हैं। कि छोटा देखो 15 मिनट का भी टॉपिक नहीं है ये, 10 मिनट का ही टॉपिक था, मैंने ही ज्यादा समय लिया होगा। यदि मैथ्स वाला बच्चा है तो उसको ये इक्वेशंस वगैरह तो पहले निकालनी आती हैं। तो मेन टॉपिक कितना सा था, मेन टॉपिक तो आधे पेज का भी नहीं है भैया, इतना ही है, ट्रेजेक्टरी खत्म। आगे चल के मोशन इन अ प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तब हमारे पास फिर से ये ट्रेजेक्टरी लौट के आएगी। तो बार बार ये चीजें आती रहेंगी, इसलिए यहीं पर हम लोग सीख के खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहां से आगे हम लोग को सीखना है नेक्स्ट टॉपिक। सो भैया जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या है अगला टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डाली जाती है हेडिंग। तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा सर जी अब क्या करें। मैंने बोला कुछ नहीं, देखो हम लोग वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे पहले करते थे। कैसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने बोला ठीक है, किसी समय पर हमने क्या बोला, एक पार्टिकल है यहां पर एट टी इज इक्वल्स टू T1 पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 z1। ठीक है, ओके। ये यहां से ऐसे घूमते घूमते यहां पर पहुंचा, और जब पहुंचा तो t बराबर समय हो चुका है T2, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं x2 y2 z2। पॉइंट मान लीजिए q, इसे मान लीजिए p। सर जी इससे क्या हुआ, अब समझिए तो सही पहले। तो मैंने बोला हुआ कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान काम चल रहा है। मैंने बोला भैया सबसे पहले इसका लिखा मैंने पोजीशन वेक्टर, बराबर है ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर आप लिखोगे ओपी वेक्टर। मैंने इसे नाम दे दिया आर इनिशियल, या मैं नाम दे सकता हूं R1 वेक्टर, आर इनिशियल RI वेक्टर या R1 वेक्टर, जो लिखा जाएगा x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप। मैंने बोला सही बात है। और जो OQ वेक्टर है वो बनेगा आपके पास में R फाइनल वेक्टर, या मैं इसे नाम दे देता हूं R2 वेक्टर, जो यहां पर निकल के आएगा x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस का z2 k कैप। मैंने बोला सही बात है। अब क्या करें, तो मैंने देखो यहां पर एक टाइम डिफरेंस निकाल दीजिए, टाइम टेकन। तो भैया टाइम टेकन कितना आएगा, तो टाइम टेकन आएगा T2 माइनस का T1। टाइम टेकन आएगा T2 माइनस का T1। सर जी ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो एवरेज वेलोसिटी पे बात कर रहे थे, आप तो ये क्या निकाल रहे हैं। मैंने बोला भैया निकाल वही रहा हूं, घबराइए मत, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया एवरेज वेलोसिटी is defined as the ratio of displacement to the time taken। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मैंने बोला ठीक है। अच्छा ये सर ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। मैंने बोला देखो तो सही, थोड़ा तसल्ली रखो, आ रहा है आपके सामने। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो भैया देखो ये है एवरेज वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो कंफ्यूजन नहीं होना
चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं डिनोट करता हूं वी एवरेज और वेक्टर से। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा मैं कैसे, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी से। ये डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, सो इसे लिखा जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन T2 माइनस का T1। मैंने बोला बिल्कुल सही है भैया, वही चल रहा है। तो अब बताओ जरा क्या लिखा जा सकता है। तो वी एवरेज वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट व्हाट। तो भैया इसको लिख दीजिए यहां पर। तो आप लिखोगे क्या, x2 आई कैप प्लस का y2 जे कैप प्लस का z2 के कैप में से सब्ट्रैक्ट होगा x1 आई कैप प्लस का y1 जे कैप प्लस का z1 के कैप अपॉन में टाइम आएगा T2 माइनस का T1। क्लियर है? मैंने बोला सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, I1 वालों को एक साथ जे कैप और के कैप लिखेंगे। तो आपके पास में बनेगा वी एवरेज बराबर x2 माइनस का x1 आई कैप प्लस का y2 माइनस का y1 जे कैप प्लस का z2 माइनस का z1 के कैप अपॉन T2 माइनस का T1। समझ में आया? अब इसको जरा हम लोग क्या कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। T2 माइनस T1 को डेल्टा टी रहने देते हैं। तो हमारे पास में बनेगा वी एवरेज वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 को क्या मैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं, और आई कैप बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस क्या मैं इसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और इसे डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी के कैप लिख सकता हूं, लिख सकता बिल्कुल लिख सकता हूं। सो भैया ये आपके पास में आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, जिसे आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। अब अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने लिखी है एवरेज स्पीड। तो भैया एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया है, तो एवरेज स्पीड को डिफाइन किया गया है टोटल डिस्टेंस, यहां पर ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो बस यही फर्क है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यहां पर क्या होता है, फर्क होता है। ओके, तो फर्क से फिर मेरे दिमाग में कुछ और चीजें चलने लगती है। वो क्या चीजें चलने लगती है भैया, तो चलने ये लगता है कि भैया जो एवरेज स्पीड होता है आपका, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो एवरेज वेलोसिटी होती है आपके पास में, वो आपके पास में क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आ रही है? कई बार इस पे भी सवाल बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड लिख दी, एवरेज वेलोसिटी लिख दी, तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अच्छा, अब मैंने आपको सिखाया था, यदि आपको याद हो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, एक पॉइंट सिखाया था, यदि आपको याद हो तो, डिस्टेंस जो होती है वो आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला सही बात है, यस और नो, तो मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो एक काम करता हूं, इसके अंदर में मैंने क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम। बोलो क्या बन गया, डिवाइड बाई टाइम करने से इस साइन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन गया वेलोसिटी। तो आप लिखोगे स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी। बेसिक सी बात है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी हमेशा एवरेज वेलोसिटी से क्या आती है, ज्यादा आती है। अब कई लोग बोलोगे सर ये वेलोसिटी स्केलर है, सॉरी वेक्टर है, एवरेज स्पीड जो है स्केलर है, आपने साइन वाइन का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है ना यार, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्मेट में रहने दीजिए। वो स्पीड है, इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। लो भैया वेक्टर का साइन लगा लो बड़ा सा और मैग्नीट्यूड ले लो। मतलब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किस पे चर्चा कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब यहां से आगे जो है, अब एक पॉइंट और है जो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, वो ये है कि भैया देखो क्या, इफ पार्टिकल इज मूविंग along straight line, moving along a straight line only in one direction, only in one direction। मैंने ये बात जरूर लिखी है, इसका मतलब समझिए क्या है,
कई बार ऐसा हो सकता है ना, पार्टिकल कहीं आगे चलता रहा है, जा रहा है, रुका, वापस लौट के आ गया, ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है ओनली इन वन डायरेक्शन। तो उस केस में एवरेज स्पीड जो होगी आपकी, दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। वो किसके बराबर आएगी बेटा? वो आपकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी। यहां तक समझ में आया? बोलो, यहां तक कोई परेशानी? ये तो एकदम बेसिक है ना, जो आपने सीखा हुआ है। अब मेन मुद्दा जो है वो है आपके सवालों का, वो है आपके सवालों का। तो सवालों के मुद्दे को जरा हम लोग देखते हैं। तो अब क्या होगा, कई लोग है ना, अब जाके बुकलेट देखेंगे तो उसमें ना दो चीजें लिखी हुई मिलेंगी। एक तो लिखा मिलेगा टाइम एवरेज स्पीड, और एक लिखा मिलेगा डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या लिखा मिलेगा? टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो उसको कैसे समझते हैं हम लोग? एग्जांपल्स के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला पहले टाइम एवरेज स्पीड, तो इसे समझिए टाइम एवरेज स्पीड है तो आखिर में स्पीड ही ना, एवरेज स्पीड ही है। तो आप इसे लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, यहां पर एक पॉइंट था और यहां से आप यहां तक गए। मैंने बोला सही बात है, इस पूरे पाथ की जो लेंथ है वो है आपके पास में d। मैंने बोला ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस पाथ के कर दिए टुकड़े। मैंने बोला यहां से लेकर के यहां तक का पाथ है d1, फिर यहां से लेकर के यहां तक का है d2, और फिर है यहां पर d3 एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है। इसमें टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2 और इसमें टाइम लगा t3। देखो यहां पर ये समझ में आया पोर्शन। मैंने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए। और टुकड़े कैसे किए हैं? डिस्टेंस के बेसिस पर और टाइम के बेसिस पर मैंने यहां पर टुकड़े कर दिए हैं। मैंने बोला सही बात है। तो सर जी इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं पता लगा। मैंने बोला देखो रुको तो सही, पता लगेगा। ऐसे कैसे नहीं पता लगेगा? पता ये लग रहा है कि हमने जब टोटल डिस्टेंस लिखी है तो टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आ रही है? तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ रही है d1 प्लस का d2 प्लस का d3 अपॉन t1 प्लस का t2 प्लस का t3। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं टाइम एवरेज स्पीड, तो उसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं होना चाहिए, उसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो भैया मैं लिखूंगा v1 बराबर क्या लिखा जा सकता है? d1 अपॉन t1 लिखा जा सकता है। v2 बराबर लिखा जा सकता है d2 अपॉन t2, और v3 बराबर लिखा जा सकता है d3 अपॉन t3। तो यहां से देखो d1 आपके पास में आएगा v1 t1, v2 आप सॉरी d2 आपके पास में आएगा v2 t2, और d3 जो है वो आपके पास में आएगा v3 t3। तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है v1 t1 प्लस का v2 t2 और प्लस का v3 t3 अपॉन t1 प्लस का t2 प्लस का t3। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो है आपका टाइम एवरेज स्पीड का। मतलब क्या? जब आपके पास में कोई पार्टिकल v1 स्पीड से t1 टाइम तक चले, v2 स्पीड से t2 टाइम तक चले, v3 स्पीड से t3 टाइम तक चले, तो जो एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो उसे बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम का यहां पर महत्व है। तो कई लोग बोलेंगे सर आपने तो शुरुआत में d1 d2 और d3 दिया था। मैंने बोला ये सिर्फ आपका समझाने वाला पोर्शन है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी डिस्टेंस है वो तो d रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक फॉर्मूला का डिफरेंस है कि भैया v1 t1 v2 t2 v3 t3। जब आपसे सवाल पूछेगा तो कभी नहीं बोलेगा कि टाइम एवरेज स्पीड निकालनी है या डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालनी है। बस ये अपने समाधान के लिए यहां पर बनता है। तो ये वाला कौन सा हो गया? टाइम एवरेज स्पीड। अच्छा सर जी फिर डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि भैया उसमें टाइम नहीं आना चाहिए। मतलब आपको यहां से t1 t2 और t3 को गायब करना है। तो बोलो t1 क्या लिखा जाएगा? t1 लिखा जाएगा d1 अपॉन v1, t2 लिखा जाएगा आपके पास में d2 अपॉन v2, और t3 लिखा जाएगा आपके पास में d3 अपॉन v3। सही है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सही है। बस तो इसे उठा के यहां पर पुट कर दो। तो ये v एवरेज का फॉर्मूला बनेगा यहां पर कितना? d1 तो एज इट इज रहेगा प्लस का d2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस है ये हमारे फॉर्मूले में एप्लीकेबल है। टाइम को क्या लिखना है? यहां पर आपने लिख दिया d1 अपॉन v1 प्लस का यहां पर लिख दिया d2 अपॉन v2 प्लस का यहां पर लिख दिया d3 अपॉन v3। तो ये आपके पास में एक और फॉर्मूला बन गया एवरेज स्पीड का। लेकिन ये वाला जो है वो है डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए। अब मैं आपको यहां पर एक बात और बताता हूं, खूबसूरत सी बात। वो ये है कि मैंने जो सवाल किए हैं
ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं आपके सामने, वो एवरेज स्पीड के सारे फॉर्मूले यहां पर ऑलमोस्ट आपके क्या हो गए, कवर हो गए। अब कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आया होगा, सर कैसे कवर हो गया, आप बता तो कुछ नहीं रहे, बस आप बोले जा रहे हैं कि कवर हो गया, कवर हो गया। हमें कहां पता लग रहा है कवर हो गया? मैं बोला देखो, जैसे ही आपके सामने एग्जाम्पल आएगा वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि कवर हो गया है। कैसे? पहला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल क्या है, सवाल को ध्यान से सुनिए। अ पार्टिकल कवर्स half of distance with speed v1 and remaining half with v2. Find average speed. ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया एवरेज स्पीड पूछिए, v1 और v2 दे रखा है, तो बच्चे करते ये हैं v एवरेज बराबर v1 प्लस का v2 अपॉन 2। लेकिन ये आंसर सही है कि गलत है? अब देखो यहां पर यही बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो सब जब कभी भी ऐसा सवाल आए, एवरेज स्पीड वाले जब भी सवाल आए, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि भैया आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले बनाइए एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम। मैंने बोला ठीक है, ये रही आपकी डिस्टेंस डी, मैंने बोला सही बात है। अब इसके क्या करने हैं, हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो मैंने यहां से हाफ मार दिया, तो भैया ये वाली डिस्टेंस हो गई d/2, मैंने बोला सही बात है। और ये वाली जो हो गई वो भी हो गई कितनी, d/2, मैंने बोला सही बात है। अच्छा, मैंने यहां पर टाइम के लिए कुछ दिया है क्या? मैंने तो टाइम नहीं दिया है, मैंने सिर्फ इतना बोला है हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, मतलब मुझे यहां पर स्पीड मालूम है, मैंने बोला सही बात है। यहां पर भी मुझे स्पीड मालूम है, ये तरीका है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, बस मैंने क्या दिया है, v1 v2 दिया है, वहां पर आपको देगा नंबर्स, वहां पर आपको क्या देगा, नंबर्स देगा। ओ तो अब क्या करें सर जी, अब मैंने क्या बोला, मैं मेरी साइड से क्या करता हूं, यहां पर निकाल लेता हूं t1, टाइम का मतलब क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने लिखा d/2/v1, मतलब आएगा d/2v1। और ऐसे ही यहां पर हम लोग बात करते हैं t2 के बारे में, तो ये आएगी d/2/v2, मतलब आपके पास में आएगा d/2v2। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये क्यों निकाला है, इसकी जरूरत क्या है? तो भैया मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, आपको जब कभी भी एवरेज स्पीड पूछी है ना, जब कभी भी आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, आप बस इतना दिमाग में लगाइए कि भैया एवरेज स्पीड पूछी है तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, वो तो डी रहेगी, और टाइम कितना है, आपने t1 प्लस का t2 लिख दिया। अब इनको बस रिप्लेस करना चालू कर दीजिए, रिप्लेस करना चालू करोगे तो आपका काम बनने लगेगा। कैसे? तो आप लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर, डिस्टेंस तो डी है पर टाइम t1 t2 के बारे में कुछ बोला नहीं था, उनको हटाना है, इसलिए देखो मैंने तीनों चीजें लिखी हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको आप वहां पे उठा के डाल दीजिए। तो आपने लिख दिया यहां पर d/2v1 प्लस का d/2v2, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस का v2। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूं सवाल कैसे बनता है। सवाल बनता है इसके ऊपर कि अ पार्टिकल, देखो सवाल लिखता हूं मैं, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस with 40 किलोमीटर पर आवर and remaining half with 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। तो मैंने फिर से बोला, देखो बच्चा करता क्या है, मैंने वही बताया आपको कि बच्चा लिखता है v एवरेज बराबर v1 प्लस का v2 डिवाइडेड बाई 2, तो 40 प्लस का 60 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आता है 50 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर मोस्टली बी में मिलता है, जो कि मैं आपको बता दूं क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला प्रूफ किया आपके सामने, किया कि नहीं किया? देखो ये आपने लिखा था, मैंने क्या बोला, ये हो गया आपका गलत, सही फॉर्मूला है ये वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको ध्यान रखें। ओह ऐसा भी है क्या
भैया वो जो निकल के आ रहा है ना वो टाइम एवरेज स्पीड से निकल के आ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस एवरेज स्पीड 2v1v2 अपॉन v1 प्लस का v2। सर आपको कैसे पता लगा डिस्टेंस है? देखो क्लियरली यार, यहाँ पे कहीं टाइम दिख रहा है कि जब फॉर्मूला पूरा किया मैंने? नहीं दिख रहा है, मतलब ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड है। सो इस फॉर्मूले से ये सवाल होगा, तो आप लिखोगे v एवरेज बराबर 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस का 60। 40 प्लस का 60 मतलब आएगा 100, और जब ये 100 बनेगा तो भैया देखो ये 100 से ये 2 जीरो कट गई, 6 चौका 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। 48 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो साथ साथ में मैं जो न्यूमेरिकल पॉसिबल है उन न्यूमेरिकल्स को भी मैं यहां पर करवाते चल रहा हूं। चलो अगला सवाल हम लोग करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट के करते हैं। क्या करते हैं? 3 हिस्सों में बांट के करते हैं। तो 3 हिस्सों में करेंगे तो कैसा हो सकता है? एक काम करते हैं, 3 हिस्सों की जगह 2 हिस्सों का करेंगे, पहले 3 का कर, चल 3 का करते हैं। लिखा कैसे रहेगा? अ पार्टिकल कवर्स, फटाफट देखो जरा, पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1, विद स्पीड v1, अनादर 1/3, दूसरा जो 1/3 है वो कर रहा है वो विद स्पीड v2, एंड रिमेनिंग विद v3। फाइंड एवरेज स्पीड, वही सवाल है, कुछ नहीं करना है। फाइंड एवरेज स्पीड। सवाल करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला काम करना है, आपको बनाना है डायग्राम। डिस्टेंस हमेशा पूरी की पूरी डी माननी है, इतना काम तो आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद में सवाल को पढ़ना चालू कीजिए। क्या बोला है? पहली 1/3 v1 से जा रहा है, तो मतलब मुझे इसके 3 टुकड़े करने हैं। तो पहला 1/3 कर दिया, दूसरा 1/3 कर दिया और तीसरा 1/3 कर दिया। 3 इक्वल टुकड़े कर दिए। मैंने बोला ठीक है, 3 यदि इक्वल टुकड़े हुए तो ये कितना आएगा? d/3। ये कितना आएगा? d/3। और ये वाला कितना आएगा? d/3। क्या यहां पर टाइम के लिए कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो मैं मान लेता हूं ये है t1, ये है t2, ये है t3। और क्या गिवन है इसके अंदर में? और गिवन है स्पीड गिवन है। मैंने बोला ये गिवन है v1, ये गिवन है v2, ये गिवन है v3। ओके, अब क्या करें? अब आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला आपने लिख दिया v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहानी फिर से वहीं जाके अटक गई भैया कि टाइम हमें मालूम नहीं है। t1 t2 t3 मालूम है क्या? नहीं है। तो कैसे निकालोगे? t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब आएगा d/3v1। ये आएगा कितना? d/3v2। सॉल्व करके देखिए, d/3v3, यस और नो? करके देखिए, यहां पर मैं करके दिखाता हूं। t1 बराबर d/3 होल डिवाइडेड बाई v1, तो ये 3 नीचे जाएगा तो d/3v1। तो t1 ऐसा आया, तो बचे हुए भी बिल्कुल वैसे ही वैसे आने वाले हैं। ओके, अब यहां पर पुट कर दीजिए। तो v एवरेज बोलो कितना बनेगा? ये बनेगा d डिवाइडेड बाई t1 कितना है? d/3v1, d/3v2, d/3v3। सही है? ओके, अब क्या होगा? अब यहां से d निकलेगा कॉमन, ऊपर कटेगा, एलसीएम लिया जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद में बताइए मुझे क्या बच रहा है। फटाफट देखिए, एलसीएम लेके देखो, ये 3 जो है कॉमन जाके ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज बचेगा आपके पास में 3v1 v2 v3। सॉल्व करना है बेटा। अब देखो ये काम मैं नहीं करूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो 3 निकलेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे एलसीएम लोगे, डी से डी कट चुका होगा, आप लिखोगे 1 होल डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम लोगे तो v1 v2 v3 लिखोगे, v1 से डिवाइड करोगे, ये आएगा v2 v3 प्लस का v1 v3 और प्लस का आएगा v1 v2। ठीक है, यही आने वाला है। तो मैं सीधा सीधा यहां पर लिख देता हूं v1 v2 प्लस का v2 v3 और प्लस का v3 v1। बात समझ में आ रही है? ये एक और फॉर्मूला बन गया 1/3 के लिए। अब देखो बात बताओ, मैंने यहां पर v1 v2 v3 दिया है, एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर इसकी जगह नंबर लिख के देगा, बस 50 100 60 जो भी नंबर उसको अच्छे लग रहे हैं वो यहां पर दे देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा। क्लियर है? मैंने बोला सही बात है सर जी, यहां तक तो समझ में आ रहा है। चलो हम लोग सवालों को ऐसे भी तो दे सकता है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के। कैसे? क्वेश्चन है अ पार्टिकल कवर्स, ध्यान से सवालों को लिखते भी चलिए। पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद v1 स्पीड
एंड रिमेनिंग विद v2 स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड। देखो सवाल की शुरुआत कैसे करनी है आपको? डायग्राम के साथ में। किसके साथ में? डायग्राम के साथ में। मैंने बोला ठीक है, यहां पर पहला पॉइंट माना, दूसरा पॉइंट यहां पर माना, पहला काम मैंने ये डिस्टेंस मान ली, खत्म। ओके, दूसरा काम में क्या बोला? लाइन पड़ी कवर्स 1/3 डिस्टेंस, मतलब मुझे इसके 3 टुकड़े करने चाहिए थे, तो भैया मैंने पहला टुकड़ा कर दिया, ये d/3 का आ गया, और इसमें स्पीड है v1। d/3 का टुकड़ा है, इसमें स्पीड है v1। उसके आगे पढ़ो क्या लिखा? रिमेनिंग विद v2, मतलब ये जो बच गया हिस्सा है वो कितना है? बताओ फटाफट से, ये हिस्सा कितना है? तो ये हिस्सा बचेगा 2d/3 का, और ये चल रहा है वो v2 से। अच्छा, अब अपना फॉर्मूला लिखिए यहां पर। तो फॉर्मूला लिखोगे तो v एवरेज बराबर लिखा जाएगा d होल डिवाइडेड बाई टाइम। तो भैया 2 हिस्सों में जर्नी हो रही है, मैंने नाम दे दिया, ये है t1 से चल रहा है, ये t2 से चल रहा है, तो आप लिखोगे t1 प्लस का t2 बराबर है। हमेशा सवाल को ऐसे ही तोड़ के करना, तभी आपका सवाल प्रॉपर सही होगा, हमेशा सही होगा। अब बोलो t1 और t2 के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो आप लिखोगे t1 बराबर कितना आएगा? d/3v1, और t2 कितना आएगा? ये आएगा 2d/3v2। बात समझ में आ रही है? बस अब उठा के वैल्यूज को यहां पर डाल दीजिए। जब वैल्यूज को यहां पर डालोगे तो ये बनेगा d, ये बनेगा कितना? d/3v1 प्लस का 2d/3v2। d ऊपर रहने दीजिए, नीचे देखिए एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3v1 v2, तो यहां पर 3v1 से काटोगे तो ये आएगा v2, तो ये आएगा dv2 प्लस का 3v2 से काटोगे तो ये आएगा 3v2 से कटेगा v1, तो 2dv1। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए d को यहां से कॉमन निकालिए, तो देखो ये d और ये d कट जाएगा, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो बचेगा कितना? 3v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस का v2, खत्म। बात समझ में आ रही है? अब इसमें मैंने लिया है v1 v2 v3, एग्जामिनर क्या बोलेगा? 10 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा डेटा देगा, आपसे सवाल सॉल्व करवाएगा। सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फटाफट बोलो। अरे बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? अच्छा चलो एक और सवाल करवाता हूं मैं यहां पर आपसे अच्छा सा। अ बॉय goes to school by walking which is 5 kilometer away from his home। अपने उसके घर से वो जो स्कूल है उसका कितना दूर है? वो है आपका 5 किलोमीटर दूरी पे। he took 1 hour while going to school। मैंने बोला सही बात है। he finds, उसने देखा, school is closed, he returns back to home, but this time, इस बार उसे लगे 1.5 hour। find average velocity एंड एवरेज स्पीड। फटाफट सॉल्व करो, अपना आंसर बताओ मुझे क्या निकल के आ रहा है। मुझे भी आंसर मालूम नहीं है भैया, सिंपल सी बात ये, मैं भी तुम्हारे सामने डेटा डाला, तुम्हारे सामने सवाल बनाया है। तो भैया देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है। तो भैया देखो, ये यहां पर हमारे इस स्टूडेंट का है घर, ओके, यहां से यहां पर कहीं है उसका स्कूल की बिल्डिंग। मैंने बोला ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्या हो रहा है?
बच्चा यहां से चला और इसने जाने में जो टाइम लगाया है वो लगाया है 1 घंटा, आते समय लगाया है 1.5 आवर। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, फटाफट बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है कि नहीं? मैंने बोला सही बात है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि बच्चा लौट के घर आ गया, बच्चा लौट के घर आ गया मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम टू सेम है, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। और सेम टू सेम है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है 0 और टाइम कितना है? जाने का 1 घंटा, आने का 1.5 घंटा, तो 2.5 है, लेकिन आंसर आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। यही गलती हुई होगी एवरेज वेलोसिटी में, ये सब लोगों की सही नहीं आई होगी, मैं जानता हूं इस बात को। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि लौट के वो वापस आ चुका है। लेकिन यदि मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहूं तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? एवरेज स्पीड में लिखा जाता है टोटल डिस्टेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डिस्टेंस। तो देखो हमेशा जब ये गुड़मुड़ गुड़मुड़ होता है तो पी और टी पे फोकस करो, पी की डंडी नीचे होती है, टी की डंडी ऊपर निकलती है। तो एवरेज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चली भैया? स्कूल जा रहा था 5 किलोमीटर, आते समय भी तो 5 किलोमीटर चलेगा, ऐसा थोड़ी कि जाते समय स्कूल तो घर तो वही था, लेकिन जब स्कूल से लौट रहा था तो घर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, नहीं, उसकी पोजीशन वही रहेगी। मतलब डिस्टेंस आ जाएगी 5 प्लस का 5 और टाइम आएगा 1 प्लस का 1.5, मतलब आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2.5। तो आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, यस और नो? 10 डिवाइड बाई 2.5 कर लो, 10 किलोमीटर पर आवर आंसर आ रहा है। चलो एक और सवाल करवाता हूं मैं आपसे अच्छा सा। एक पार्टिकल है, उसने क्या किया है? सेमी सर्कल पर चलना चालू किया, ठीक है, ध्यान से देखिए। इट स्टार्ट्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v, इसकी जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट, और वो कितनी है? v है। और मैंने बोला ये जो रेडियस है वो है आपकी 1 मीटर की। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि वो कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है मतलब उसकी एवरेज स्पीड तो नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा? एवरेज वेलोसिटी पूछेगा। स्क्रीन को पॉज करो फटाफट से 2 मिनट के लिए और इस सवाल को सॉल्व करो। मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट जो हैं वो सवाल को गलत करने वाले हैं, पहले से बता रहा हूं। कई लोग जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट बोला होगा वैसे ही आधे लोगों ने पेन छोड़ दिया होगा, बोलेंगे हम काहे स्क्रीन पॉज करें, अभी सर करने ही वाले हैं, तो तभी देख लेंगे बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखा, जब जब भी मैं बोल रहा हूं ना स्क्रीन पॉज करके सवाल को सॉल्व करो, तो ईमानदारी से वैसे करना चाहिए। ऐसा करोगे तो भैया आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि, और आपको पता लगेगा कि यार मैं गलती कर कहां रहा हूं। मतलब मेरी बात नहीं चल रही है, बात आपकी चल रही है, गलती आप कहां कर रहे हो ये आपको तभी पता लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर जी, आपकी बात को मानते हुए हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर परेशानी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना, तो भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? डिस्प्लेसमेंट यार ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, चला इस पे है, उससे कोई मतलब है क्या तुम्हें? उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा आपके पास में आएगा 2r, जो कि आएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर। मैंने बोला सही बात है, यस और नो? मैंने बोला ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट है आपको टाइम निकालना है, टाइम तो कुछ दिया ही नहीं है, अब क्या करें? तो भैया मैंने आपको एक बात बताओ, यहां पर कुछ डेटा ऐसा दिया है, वो क्या कि भैया ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, तो मैंने बोला यार स्पीड बराबर होती है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। तो भैया टाइम बराबर आएगा आपके पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितनी चल रहा है? तो डिस्टेंस ये वाली है, मतलब चल रहा है पाई इंटू आर। कितनी चल रहा है? पाई इंटू आर की डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है? v। आर की वैल्यू 1 डाल दो तो ये आएगा पाई बाई v। क्लियर है? तो भैया ये आ गया आपके पास में टाइम पाई बाय v। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, तो आपके पास में मिलेगा एवरेज वेलोसिटी बराबर 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय v, मतलब 2v बाय पाई मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आर को मैंने 1 ले लिया है जिससे क्या है ना खत्म हो जाए, टेंशन नहीं रहे। अदरवाइज आप आर को आर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लीजिए तो आर को नहीं लिखा, तो
तो भैया ये आर यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो ये आएगा कितना 2r आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या आएगा पाई आर भी आएगा। तो अब यहां पर पुट करके देखिए 2r होल डिवाइडेड बाई, काम करता हूं पेन चेंज करता हूं, पहले तो इसको हटाओ। बोलो क्या आएगा, ऊपर 2r आएगा, r को 1 नहीं रखा तो सही बात है। नीचे क्या आएगा पाई r होल डिवाइडेड बाई v, बिल्कुल सही बात है। v ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा 2rv डिवाइडेड बाई पाई r, r तो अभी भी कटेगा, आंसर तो अभी भी 2v अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड ही आएगा। रेडियस 1 मीटर हो चाहे 10 मीटर हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे, बताओ, कोई फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। ये था हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैंने जो यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है। अब हम लोग आज के लिए बेटा यहीं पर रुकेंगे और फिर से मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए